इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अवेकनिंग इंडिया की फाउंडर डॉक्टर नियति धवन। अवेकनिंग इंडिया यानी जागो भारत। अवेकनिंग इंडिया किस तरह से कार्य करती है, किन किन क्षेत्रों में कार्य करती है और इस संस्था को बनाने का क्या मोटिव है, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अवेकनिंग इंडिया की फाउंडर डॉक्टर नियति धवन मौजूद हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी न्यूज में। आप अवेकनिंग इंडिया की फाउंडर हैं, कब आपने इस संस्था को बनाया और बनाने का उद्देश्य मोटिव आपका क्या रहा? जी, ये एनजीओ जो मैंने स्टार्ट किया था ये 2015 में स्टार्ट किया था। उससे पहले भी हम ये सोशल वर्क करते थे, बट प्रॉपर रजिस्टर्ड वे में नहीं करते थे। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके करते थे, कई बार हर्षी एंटी के साथ करते थे, और वैसे भी डासना जेल है वहाँ पे जाके हम लोग काउंसलिंग सेशंस कराते थे, बट कोई रजिस्टर्ड वे में नहीं था, ऑन पेपर्स नहीं था। फिर 2015 में हमने अपनी एक एनजीओ रजिस्टर कराई और उसके बाद उसमें चालू होकर उसके नाम से हमने काम करना शुरू किया। तो अभी हम हेल्थ सेक्टर में बहुत सारा काम कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे, एक तो हमारा जो फिक्स प्रोग्राम होता है वो 7 अप्रैल से स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट पूरा अप्रैल मंथ तक चलता है, जिसमें हम कम से कम 500 तक 100 से 500 तक ऑपरेशन, जितने हमारे पास क्लाइंट्स आ जाते हैं, कैंडिडेट्स आ जाते हैं, उनके हम ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, जिसमें हम मेडिसिन, सारा ट्रीटमेंट, फॉलोअप सेशंस भी उनके फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, जिसमें हम ईयर ड्रम सर्जरीज करते हैं। लगभग मैम कितने लोग आपकी संस्था के साथ में जुड़े हुए और कहाँ कहाँ पर आप अवेकनिंग इंडिया के माध्यम से कार्य करती हैं चिकित्सा के क्षेत्र में? जी, हमारी एनजीओ में कम से कम अभी 25 से 30 लोग वॉलंटियर हैं जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और कई सारे डॉक्टर्स भी हैं, सीनियर डॉक्टर्स भी हमारे साथ इन्वॉल्व हैं। और इसके अलावा अभी गाज़ियाबाद में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, और आसपास के जो गांव हैं गाज़ियाबाद से जुड़े हुए, उनमें काफ़ी काम हो रहा है। इसके अलावा गुड़गांव में भी अब काम शुरू हुआ है। गुड़गांव में भी कई सारे आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ पे हम लोग ये काम करते हैं, जैसे पालम विहार हो गया, गोल्फ कोर्स के साइड में आसपास में छोटे गाँव हैं जहाँ पे गरीब लोग हैं, उन कस्बों में, उन जगह पे हम अपना काम कर रहे हैं। यानी मुख्य रूप से गाजियाबाद और गुड़गांव के क्षेत्रों में आप अधिकतर काम कर रहे हैं। आपकी संस्था में आपने बताया 25 से 30 लोग जुड़े हुए हैं, वो केवल चिकित्सक हैं या आम लोग हैं? नहीं, कुछ बहुत सारे आम लोग भी हैं जो फ्री में निःशुल्क हमारे साथ मदद कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे चिकित्सक भी जुड़े हुए हैं। अब सपोज जैसे हमें कोई आई सर्जरी करानी है, अभी हमने एक पेशेंट की आई सर्जरी कराई, तो यहाँ वेदांता हॉस्पिटल है, तो डॉक्टर देवेंद्र ने हमारे साथ हेल्प करी, उन्होंने हमारे लिए ऑपरेट किया। मतलब हम इस तरीके से और बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ जुड़ के भी बहुत सारे ट्रीटमेंट हम करा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो टाइप है, या जैसे हर्षी एंटी है, तो हमें यहाँ केवल ईएनटी के ऑपरेशन हो सकते हैं, बट बाकी ऑपरेशंस कराने के लिए हमें किसी न किसी और डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो फिर ऐसे केस में बहुत सारे सीनियर चिकित्सक भी हमारे साथ आके जुड़ रहे हैं। तो आपकी इस अवेकनिंग इंडिया से जुड़ने के लिए, इस जागो भारत से जुड़ने के लिए, इसमें कुछ शुल्क देना पड़ता है, निःशुल्क आप जोड़ लेते हैं, उसकी भी प्रक्रिया आपकी है? जी, हमारे पास जितने लोग जुड़े हुए हैं वो तो निःशुल्क करते हैं, जैसे हर्ष ईएनटी निःशुल्क करते हैं, हम ये ईएनटी के जितने भी कैंप्स होते हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बट कोई और डॉक्टर्स हैं तो उनकी जो नॉमिनल फीस होती है, या ऑपरेशन की जो बिल्कुल नॉमिनल, बहुत ही कम, वो फीस हम कई बार पे करते हैं, तो वो फिर अवेकनिंग इंडिया पे करती है। पेशेंट को कभी कुछ पे नहीं करना होता है, पेशेंट के लिए सब कुछ फ्री है, बट कई बार हमें अवेकनिंग इंडिया के थ्रू, एनजीओ के थ्रू फंडिंग करनी पड़ती है उन लोगों का ऑपरेशन कराने के लिए। तो आप केवल उन पेशेंट्स की हेल्प करते हैं, आपकी संस्था जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो अपना ऑपरेशन ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, या तमाम सभी के? ये सभी के लिए जो ऑपरेशन नहीं करा पा रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है या बहुत नीडी हैं, जो अगर थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं तो वो तो करा ही लेंगे, वो एनजीओ से हेल्प नहीं मांगेंगे। लेकिन अब जैसे जेल में हम जैसे प्रोग्राम करते हैं, एजुकेशन पे प्रोग्राम करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत फीस जमा कर सकते हैं, बट उनको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है। तो ऐसे केस में हम उनको जितना वो दे सकते हैं ठीक है, बाकी अमाउंट हम पे कर देते हैं, हमारी एनजीओ पे कर देती है। अब जेल में है जैसे, वो ऑलरेडी कैदी हैं, अब उनको सिर्फ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत है या थोड़ी बहुत दवाइयों की जरूरत है, तो उस केस में वो हम पूरी हेल्प कर देते हैं। यानी कि जिनकी स्थिति कमजोर है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके आपकी संस्था मदद करते हैं। हाँ, उनको तो हम पूरी सेवा प्रोवाइड कराते हैं, बट अगर कुछ लोग जो कुछ पे कर सकते हैं लेकिन उनके पास कम अमाउंट है और उसमें उनका काम नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे केस में हम उनको फंडिंग भी करते हैं। जी, हर्षी एंटी हॉस्पिटल के अलावा और किन किन अस्पतालों का टाई अप आपकी संस्था के साथ में, जिनके साथ आप मिलकर कार्य करती हैं? देखिए, अस्पताल ऐसा सच कोई टाई अप नहीं है हमारा, ठीक
के जो हर्षी आंटी है वही है जिन्होंने पूरी तरह से अपने आप को इसमें डिवोट किया हुआ है। बाकी है कि कुछ डॉक्टर्स हैं जो अपने एंड से, जिनके अपने प्राइवेट क्लिनिक्स हैं और वो अपने एंड से फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी कर देते हैं हमारे लिए। तो वो इस तरीके के चिकित्सक हैं, 2-4 चिकित्सक जो हमारे साथ जुड़ के इस चीज़ में काम कर रहे हैं। बट एज सच मैं अगर बोलूँ कि कोई अस्पताल हमारे साथ जुड़ के आगे आया है तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को अपना ट्रीटमेंट कराना हो, उसकी स्थिति नहीं है कि वो करा सके, ऑपरेशन कराना हो, तो किस तरह से आपसे संपर्क करें, किस तरह तक आप तक पहुंचे, आपकी संस्था के पास तक पहुंचे? जी, हमारी ऑनलाइन भी विजिबिलिटी है अवेकनिंग इंडिया के नाम से, उस पे भी लोग कॉल्स करते हैं या मैसेज छोड़ते हैं, तो हमारा जो स्टाफ है वो उन्हें अप्रोच करता है। इसके अलावा न्यूज़पेपर के माध्यम से और ऐसे भी पता चलता रहता है सोशल मीडिया के थ्रू कि एनजीओ काम करती है। बाकी किसी के रेफरेंस से कोई आ जाते हैं तो उनकी हम स्कैनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग होती है, कान चेक होते हैं या उनका जो भी ट्रीटमेंट होता है उसकी पहले स्क्रीनिंग कराते हैं कि इनको सही में रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है और ये कितने नीडी है, उनका थोड़ा बैकग्राउंड भी चेक करते हैं। फिर अगर वो लगता है कि एक्चुअल नीडी पर्सन है तो फिर उस केस में हम उनका ऑपरेशन करवाते हैं अपने एंड से। अगर उनको एजुकेशन के चाहिए होता है, किसी स्कूल में एडमिशन लेना है या उनको पढ़ाई करनी है और उनके पास पैसे नहीं है, तो हम उनकी पहले बैकग्राउंड जरूर चेक करते हैं कि ये जेन्युइन केस है कि नहीं है। आपकी इस अवेकनिंग इंडिया से कोई व्यक्ति प्रभावित होकर जुड़ना चाहे, आपके साथ में कार्य करना चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हम तो सबका वेलकम करते हैं, बिल्कुल आए। और बहुत बड़े बड़े लोग भी आए हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो आंख बंद करके सेवा कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग और भी जुड़े हुए हैं जो सेवा कर रहे हैं, तो लेकिन तभी हम आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें तो और सपोर्ट ही चाहिए, जितने लोग आएंगे सपोर्ट करेंगे हम उतने लोगों तक पहुँच पाएंगे। तो अवेकनिंग इंडिया केवल चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करती है या अन्य और भी किसी क्षेत्र में कार्य करती है? चिकित्सा के अलावा एजुकेशन में काम करती है, लेप्रोस्कोपिक सेंटर्स में हम जाते हैं, कई बार उनको फूड और मेडिकल सर्विसेज देते हैं। ज़्यादातर तो मेडिकल सर्विसेज ही हम प्रोवाइड कराते हैं, बट अब हमारे पास ऐसे कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं जिनको कहीं किसी को एजुकेशन के लिए चाहिए, किसी को काउंसलिंग सेशंस चाहिए, किसी के साथ कोई और प्रॉब्लम्स है, तो इस तरीके से किसी की शादी कराना है, कभी किसी का कोई आई का ऑपरेशन होना, मतलब अब मिक्स हो गया है। अब जो हमने स्टार्ट किया था तो मेडिकल उसकी वजह से ही किया था कि हम उनको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करा सके और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दे सके। बट अब धीरे धीरे एनजीओ इतना आगे निकल गई है कि तो कई बार एजुकेशन में भी जा रहे हैं, बहुत सारी जगह पे जेल्स में बहुत सारी चीज़ें डोनेट करने का है तो वो भी कर रहे हैं। तो मतलब हर एक क्षेत्र में आप कार्य करते हैं? कोरोना के टाइम पे हमने बहुत फूड, कोविड के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें डोनेट करी, उस टाइम पे भी काफ़ी काम किया हमारी एनजीओ ने। कोविड का याद आ गया, कोविड में किस तरह से आपकी जो संस्था अवेकनिंग इंडिया, किस तरह से आपने कार्य करा, कितनी टीमें साथ में थी, क्या क्या देखने को मिला? कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो पहले फूड सप्लीमेंट्स की थी जो नहीं मिल पा रहा था, तो हमने काफ़ी फूड और ये सब चीज़ें डोनेट करी। फिर इसके बाद थी मेडिकल सर्विसेज जो नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि उस टाइम तो आपको पता ही है कि अस्पताल पूरी तरह से भरे हुए थे। तो उस टाइम पे हमने इस तरीके की मेडिकल सर्विसेज सबसे ज़्यादा और फूड सप्लीमेंट्स सबको प्रोवाइड कराए। एक तो वो थे जो हमारे अस्पताल में आ रहे थे जिनका हमने फ्री ट्रीटमेंट किया उस टाइम पे, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, बहुत सारी चीज़ों की कमी थी, तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड कराया। बेड नहीं मिल रहे थे तो बेड अरेंज करवाए। इसके अलावा बाहर जो आसपास के गाँव हैं या वहाँ पे हमने फूड सप्लीमेंट्स और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई। और ऐसा एक कोविड का टाइम है और ऐसा हर साल जैसे कैंप ये कावर आते हैं, तो कावर के टाइम पे भी हमारी एम्बुलेंस या हमारी चीज़ें उनको हमेशा प्रोवाइड कराई जाती हैं। मेडिकल हेल्थ में हम मेडिकल ट्रीटमेंट में हम कभी पीछे नहीं रहते, कोई भी जगह हो, बट और किसी चीज़ की समय के अनुसार जैसे रिक्वायरमेंट होती है हम वैसा कर लेते हैं। अब आने वाले प्रोजेक्ट आपके कौन कौन से हैं, लेटेस्ट में बात करें? अभी हम कुछ डॉक्टर्स के साथ मिलकर जैसे आई सर्जरीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं और घुटनों के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। लोगों को बहुत आर्थराइटिस और इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मेडिकल में तो हम हैं ही हैं। इसके अलावा काउंसलिंग सेशंस हम प्रोवाइड करा रहे हैं। जो लोग अचानक से आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और पैसे नहीं है और ये उनको पता ही नहीं है कि इस तरीके की कोई सर्विसेज भी होती हैं जो उनको नॉर्मल लाइफ जीने में हेल्प कर सकती हैं, तो इस तरीके की सर्विसेज हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा एजुकेशन में हम आगे आ रहे हैं, गरीब बच्चों की एजुकेशन इसमें। आपने बताया, आजकल आपने देखा होगा, हम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कुछ युवा है, हमारे साथ के कुछ लोग हैं, उनको एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है या खुद वो सुसाइड कर लेते हैं। इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं, इतना डिप्रेशन में आ जाना? क्या आप इसके पीछे के रीजन का आप क्या मानते हैं? कोई ना कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक
उनको होता ही है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी होती है जिसकी वजह से वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते हैं। पहले तो स्ट्रेस में जाते हैं, धीरे धीरे वो प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में रहने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट उनको, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी इंडिया में अवेयरनेस नहीं है कि इन चीज़ों का भी ट्रीटमेंट हो सकता है, इन चीज़ों के लिए भी बात करने वाले लोग हैं हमारे आसपास, बट लोगों को इतना पता नहीं होता। लोगों की मानसिकता ऐसी है कि आप पागल नहीं हो, आपको कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि काउंसलिंग की ज़रूरत हर आदमी को पड़ सकती है और किसी भी स्टेज में पड़ सकती है। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं आप पागल हो तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। वो आपकी हेल्प करने के लिए है, आपसे बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को जज करेंगे और उसके बाद उसको ठीक करने में हेल्प करते हैं। तो इतनी लंबी बीमारी होने की ज़रूरत नहीं है। आप शुरू में ही अगर किसी काउंसलर के पास जाते हो तो आप काफ़ी बेटर हो सकते हो। और इस टाइम पे तो जो हम जिस जीवन में हैं, हम जिस पर्यावरण में हैं, इसमें तो बहुत स्ट्रेस है। किसी को नौकरी का स्ट्रेस है, किसी को कोई और प्रॉब्लम्स हैं, घर में प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वक्त तो सभी स्ट्रेस में हैं। तो इस टाइम तो साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरत है और हर किसी को अप्रोच करना चाहिए। और हमारे यहाँ तो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं। मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पे ही हम काम कर रहे हैं। तो स्ट्रेस फ्री के लिए क्या कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे हमारे चैनल के दर्शकों को? क्या स्ट्रेस फ्री की पहली चीज तो आपके पास अपना कोई एक भी बंदा, कोई भी एक भी आपके पास होना चाहिए जिससे आप अपने मन की बात कह सके। ये बहुत जरूरी है। जो लोग अपने अंदर रखते हैं अपनी बातें, किसी को भी शेयर नहीं करते हैं, उनके चांसेस ज्यादा होते हैं डिप्रेशन में आने के। पहली चीज तो आपका कोई दोस्त, भाई बहन, कोई भी माँ बाप, कोई भी ऐसा जिससे आप अपने मन की हर बात कर सके। अगर वैसा कोई नहीं है तो कोशिश करें कि किसी काउंसलर से जरूर मिलें। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप कम से कम मतलब डायरी पे अपनी चीज़ों को लिखें। जब आपकी कैथार्सिस होगी, जब आपके थॉट्स किसी पेपर पे या किसी के पास जाएंगे तो आप आधे रिलीफ में तो तभी आ जाएंगे, उसी वक्त आ जाएंगे। और दूसरा, अगर समझदार है, आपको सही सलाह भी देगा तो आप और बाहर आ जाएंगे। अगर फिर भी लगता है कि नहीं है तो फिर इस तरीके की और भी एनजीओज हैं जो साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ पे काम कर रही है। आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं जहाँ पे आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, अवेकनिंग इंडिया की फाउंडर डॉक्टर नियति धवन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, जिनका साफ तौर पर कहना है सन 2015 में इन्होंने अवेकनिंग इंडिया की शुरुआत करी। हालांकि 2015 से ही ये पहले चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करती आ रही थी, लेकिन 2015 में इन्होंने अवेकनिंग इंडिया का रजिस्ट्रेशन कराया। 2015 से लगातार कोविड में भी इनकी संस्था के माध्यम से लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार कार्य हो रहा है और अब धीरे धीरे ये शिक्षा, चिकित्सा और जो किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी हर सेक्टर में कार्य करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।